Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. And friends, today I will start from the 41st question of the art and culture. As you know, we have already covered 40 questions. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding art and culture syllabus. And friends, I have created so many lists for the competitive exam like history, geography, political science, economics. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus, especially UPSC and UPPCS and all state PCS exams. And you can utilize these questions in your one-liner question also. And start करते हैं हम 41st क्वेश्चन से. This video would remain in Hindi and English only. With reference to the Bahmani kingdom, consider the following statement. Bahmani kingdom के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है. The kingdom was divided into provinces called खलीसा. जो किंगडम को प्रांतों में बांटा गया था उसको खलीसा बोलते थे क्या. एंड द सेकेंड वर्ड इज मोहम्मद गवान was the one of the famous emperor of it. मोहम्मद गवान फेमस एम्परर था बहमनी किंगडम का. थर्ड वन इज कोर्ट नोबल्स वर कैटेगराइज्ड एज ए डेकेनियंस एंड अफाकस अफीकीस बोलते हैं. अफाकीस बोलते थे. एंड द एम्पायर वाज डिसइंटीग्रेटेड इनटू द निज़ाम शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, इमाद शाही एंड आदिल शाही किंगडम. ऐसे ऐसे किंगडम में बट गया था. कौन सा आंसर करेक्ट है. और फ्रेंड्स, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे. हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट यहाँ से पढ़ सकते हैं. और आप साथ के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट करते चलो, जिससे क्या आप एग्ज़ाम के टाइम पे अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चन पेपर को. कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. अगर आपका गलत होता है तो आपको यहाँ पे चीज़ें पता चलेंगी एक्सप्लेनेशन के थ्रू और लंबे टाइम तक आप याद रख पाओगे. अगर ठीक होता है तो मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही है. ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है थर्ड एंड फोर्थ और डी है फर्स्ट एंड थर्ड. तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए. इसका सी आंसर करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द बहमनी किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस कॉल्ड तरफ बोलते थे. आप अगर कोलकल लैंग्वेज में बात करें तरफ बोलते हैं, जो ताश के पत्तों में तुरुफ बोलते हैं. तो उससे ही आप याद रख सकते हैं बहमनी. बहम आपको पता ही है क्या वहम बोलते हैं हम उसको. बहमनी किंगडम से आप तरफ याद रख सकते हैं. आपको बहम है कि आपको तरफ आई है तो आप इससे ट्रिक से याद रख सकते हैं. बहमनी किंगडम में प्रोविंस को तरफ बोलते थे. ईस्ट तरफ वाज गवर्न बाय ए तरफदार, मतलब जो उसको गवर्न करता था, राज्य करता था, गवर्न तरफदार बोलते थे. इन एवरी प्रोविंस ए ट्रैक्ट ऑफ द लैंड, मतलब एक पोर्शन ऑफ द लैंड, ट्रैक्ट ऑफ द लैंड, पोर्शन ऑफ द लैंड वाज सेट अप अपार्ट फ्रॉम द एक्सपेंसेस ऑफ द सुल्तान. सच लैंड वाज कॉल्ड खलीसा. तो जो खाली जगह छोड़ दी जाती थी उसको खलीसा बोलते थे. इसको आप रह सकते हैं. हर एक प्रोविंस में, प्रांत में एक छोटा सा पोर्शन था ज़मीन का, भूमि का, जो सुल्तान के खर्चे से अलग रहता है, उसको खलीसा बोलते थे. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट. मोहम्मद गवान वाज नॉट एन एम्परर कॉल्ड ऑफ द बहमनी किंगडम. मोहम्मद गवान कोई भी एम्परर नहीं था. ही वॉज रीजेंट ऑफ द इन्फेंट रूरल मोहम्मद शाह थर्ड. मतलब वो जो मोहम्मद शाह थर्ड थे उसको पालन पोषण करते थे, उसकी देखभाल करते थे, संरक्षक का काम करते थे. रीजेंट बोलते संरक्षक को. ही वॉज ए वेरी एफिशिएंट, वॉज एन एबल नोबल. वो एफिशिएंट और एबल योग्य आदमी थे, नोबल थे. तो मोहम्मद शाह थर्ड के ये रीजेंट थे. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. द नोबल्स ऑफ द बहमनी किंगडम वर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी, नेमली अफाकीस एंड डेकनीज. मतलब बहमनी किंगडम के जो कैटेगरी दो में बांटा गया था, अफाकीस बोलते थे और डेकनीज बोलते थे. डेकनीज वर द नोबल्स ऑफ द नेटिव ओरिजिन. जो दक्षिणी थे डेकनी बोलते थे उनको, नोबल ओरिजिन के, उस वहाँ के ओरिजिन के थे, नेटिव. अफाकीस तो फॉरेन ओरिजिन के थे. एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. द एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू 5 स्मॉल किंगडम. छोटे छोटे 5 किंगडम में बढ़ गया था. निज़ाम शाही किसको? अहमदनगर को. आदिल शाही बीजापुर को बोलते थे. कुतुब शाही गोलकंडा में. बरीद शाही बिदर में. इमाद शाही बेरार में. तो आपको ये तो खुद ही याद रखने पड़ेंगे कि निज़ाम शाही, हैदराबाद के निज़ाम बोलते हैं तो उसको
अहमदनगर के एरिया को निज़ाम शाही, और बीजापुर का आदिल शाही, कुतुब शाही गोलकुंडा को, बरीद शाही बिदर को, बरीद से बिदर आप याद रख सकते हैं, इमाद शाही आपके बेरार रीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42nd क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के बारे में बात की है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज। ये बहुत सेंट्रलाइज था, मतलब एक जगह केंद्रित था। सेकंड है राजूकाज वर इन चार्ज ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। राजूकाज जो थे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज थे। थर्ड वन है डाटा अबाउट द ह्यूमन्स एंड एनिमल्स वर कलेक्टेड फ्रॉम द ईच हाउस ड्यूरिंग द सेंसस। मतलब आदमियों और पशुओं के लिए जो डाटा कलेक्ट किया जाता था वो गणना के द्वारा, जनगणना के द्वारा या गिनती के द्वारा हर प्रत्येक हाउस से कलेक्ट किया जाता था। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकंड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। मौर्यन रूलर्स फॉलोड ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर। मौर्यन ने सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर यूज किया था, वेयर एज गुप्ता रूलर्स फॉलोड ए डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर। मतलब पहले मौर्यन थे तो उन्होंने सेंट्रलाइज और गुप्ता ने डिसेंट्रलाइज यूज किया था। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर द चार्ज ऑफ द राजूकाज। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन था राजूकाज के अंडर था। हुज पोजीशन एंड फंक्शंस आर सिमिलर टू द मॉडर्न कलेक्टर। जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने काम करते हैं वैसे ही डिस्ट्रिक्ट में तब उसको राजूकाज बोलते थे। राजू नाम से आप याद रख सकते हैं इसको। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सेंसस क्या है, घर घर जाके आपके मौर्यन पीरियड में सेंसस घर घर जाके कलेक्ट की जाती थी आदमियों और एनिमल्स के लिए। एंड कास्ट ऑक्यूपेशन एंड दे वर आल्सो कॉल्ड एनिमल ईच हाउस। तो घर घर जाके इनका डाटा इकट्ठा किया जाता था मौर्यन पीरियड में। 43rd क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द ट्रांसजेंडर, ये करंट का क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट 2019 विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रांसजेंडर जो पर्सन है उनका प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स का रूल है, उसके बारे में स्टेटमेंट है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुड सर्टिफाइड द जेंडर ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन द मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डीएम तब डिसाइड करेगा उसका जेंडर। सेकंड है इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वेलफेयर बोर्ड फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन बाय द स्टेट। मतलब वेलफेयर बोर्ड स्थापित होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इट मैंडेट्स टू एस्टैब्लिश ट्रांसजेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन पब्लिक प्लेसेस सच एज हॉस्पिटल एंड वॉशरूम। मतलब ट्रांसजेंडर के लिए वॉशरूम या हॉस्पिटल बनाने चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका बी सॉल्यूशन है। जैसे रिसेंटली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, आप इससे याद रख सकते हैं सोशल जस्टिस, समाज में जो कल्याण के काम करते हैं, एम्पावरमेंट फ्रेम ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट रूल्स 2019 ये रूल में आया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट 2019 द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल सर्टिफाई द जेंडर ऑफ द पर्सन बेस्ड ऑन द एफिडेविट बाय द एप्लीकेंट विदाउट एनी मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। डीएम मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, बट वो एफिडेविट मांगेंगे। एफिडेविट के आधार पर ही उनका जेंडर डिसाइड होगा डीएम के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट 2019 मैंडेट्स स्टेट गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट वेलफेयर बोर्ड फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन। स्टेट में वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए ट्रांसजेंडर के लिए। प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट टू फैसिलिटेट एक्सेस टू द स्कीम्स एंड वेलफेयर मेजर्स बाय द सेंटर। जो वेलफेयर मेजर स्टेट्स और सेंटर के द्वारा दिए जाते हैं उनको अवेयर करने के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बना दिया जाएगा ट्रांसजेंडर का। अंडर दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल काउंसिल ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन। मतलब नेशनल काउंसिल भी बनाई है और वेलफेयर बोर्ड स्टेट लेवल पे बनाया। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट 2019 मैंडेट्स ट्रांसजेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब स्पेशल उन्हीं के लिए बनाया गया, जैसे सेंसिटिव उनके लिए जो यूज कर सकते हैं। सेपरेट वार्ड्स इन दी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जैसे क्या होता है, मेल का वार्ड हो जाता है फीमेल का, तो ट्रांसजेंडर का वार्ड नहीं हुआ तो उनको दिक्कत आती है। और वॉशरूम है उनके लिए अलग से वॉशरूम, जैसे ट्रांसजेंडर यूज कर सकते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
44th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट पूछा गया है। तो मुगल के टाइम पे जो एग्रीकल्चर का क्या स्ट्रक्चर था उसके बारे में बताया गया। पाही कास्ता वर रेजिडेंट कल्टिवेटर ऑफ द विलेज इन विच दे हेल्ड देयर लैंड्स। पाही कास्ता, जैसे मान लो आपकी गांव की ज़मीन है, आप वहाँ रह रहे हो तो उसको पाही कास्ता बोलते थे। सेकंड है खुद कास्ता। खुद कास्ता, कास्त मतलब जो भूमि को जोतता है उसको कास्ट बोलते हैं, उसको खुद कास्त। खुद जो अपने आप वर्नी नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर एंड बिलोंग टू द सम विलेज बट कल्टिवेटेड लैंड्स एल्सवेयर ऑन ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। मतलब अपने एरिया में नहीं, कहीं दूसरे एरिया में जाके ठेके पे या कॉन्ट्रैक्ट लेके जुताई कर रहे हैं, उनको खुद कास्त बोलते थे क्या। एंड द थर्ड वन इज शुगर केन एंड कॉटन क्रॉप्स आर कॉल्ड जिन्स ए कामिल। जिन्स ए कामिल शुगर केन और कॉटन क्रॉप्स को बोला जाता था क्या। ये मोरिन टाइम की बात है। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मुगल काल की बात है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको ये बताना। ए है थर्ड ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है तीनों गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। फर्स्ट करेक्ट इनकरेक्ट है, मतलब पेशेंट हु आर नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर, मतलब आप उस एरिया के नहीं है और वहाँ से आप कल्टिवेशन कर रहे हैं, तो काश्तकार का काम कर रहे हैं, तो बट कल्टिवेटेड लैंड्स एल्सवेयर ऑन ए कॉन्ट्रैक्टर बेसिस कॉल्ड पाही कास्ता। मतलब दूसरी जगह जाके कर रहे हैं तो पाही कास्ता। अगर अपने एरिया में काम कर रहे हैं तो इसलिए वो खुद कास्ता। तो आप खुद, ये तो लोकल वर्ड है खुद कास्ट, जो खुद कास्ट करते हैं वही की ज़मीन है तो खुद कास्ट बोलते हैं। थर्ड है जिन्स ए कामिल लिटरली मीन्स द परफेक्ट क्रॉप्स। शुगर केन एंड कॉटन क्रॉप्स वर कॉल्ड जिन्स ए कामिल। द मुगल स्टेट encouraged peasant to cultivate such crops are they brought in the more revenue। मतलब कैश क्रॉप्स लगा लो, जीन्स ए कामिल बोला जाता है। तो आप ऐसे याद रखते हैं, पैसे होंगे तो जीन्स लेके आओगे ना आप। जीन्स की स्पेलिंग ये होती है GENS, तो बट यहाँ पे जीन्स है। तो कैश क्रॉप्स को, शुगर केन को, कॉटन को जीन्स ए कामिल बोला गया है मोरियन पीरियड में, वो मुगल काल में। 45th क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू दी जिबूटी, इसको डी नहीं, डी साइलेंट होता है। जिबूटी कोड ऑफ द कंडक्ट विच वाज रिसेंटली इन न्यूज़ कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ रिलेटेड टू द रिप्रेशन ऑफ द पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन। मतलब क्या है, रिप्रेशन होता है किसी चीज़ को दबाना, सप्रेस करना, रिप्रेशन ऑफ द पायरेसी। पायरेसी को कम करने के लिए जो मान लो नकली चीज़ आती है उनको कम करने के लिए आर्म्ड रॉबरी, हथियारों की लुटेरपना करते हैं जो, और वेस्टर्न इंडियन ओशन में, जो वेस्ट इंडियन ओशियन है उसमें। इट वाज एस्टैब्लिश अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, या UN क्लोज के थ्रू अपनाया गया था, क्या एस्टैब्लिश किया गया था। इट इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट। इंडिया क्या मेंबर नहीं है क्या इसका। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। रिसेंटली इंडिया हैज ज्वाइन द जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट एज ए ऑब्जर्वर के रूप में ज्वाइन किया था इंडिया ने। और जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट इज आल्सो नोन एज द कोड ऑफ कंडक्ट कंसर्निंग द रिप्रेशन ऑफ द पायरेसी एंड आर्म रॉबरी अगेंस्ट द शिप्स इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। मतलब वेस्ट और गल्फ ऑफ एडन, मतलब जो मिडल ईस्ट का एरिया बोलते हैं हम उसको, उसके बीच में, और इंडियन ओशन जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है वहाँ पे पायरेसी होती है या आर्म रॉबरी होती है, तो उसको कम करने के लिए जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट बोला गया। जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट वाज अडॉप्टेड इन 29 जनवरी 2009 अंडर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO के द्वारा ज्वाइन किया गया। मतलब इंडिया इसका मेंबर है। एंड द मेंबर स्टेट्स आर दी लोकेटेड इन द एरिया एडजॉइनिंग द रेड सी। जो रेड सी है गल्फ ऑफ एडन के पास, वहाँ पे है द गल्फ एडन एंड द ईस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका इंक्लूड आइलैंड नेशन इन द इंडियन ओशन। इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर बट इट इज़ एन ऑब्जर्वर इन द। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर है। सॉरी, मैंने आपको बता दिया था कि इंडिया मेंबर नहीं है। तो ये इंटरनेशनल है, इंडियन नहीं है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया 2009 में। इंडिया ऑब्जर्वर है, इसका मेंबर नहीं है। अब मैंने गलती कर दी है तो कोई बात नहीं है, आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा कि इंडिया जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट का मेंबर नहीं है।
कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कलभर रिवोल्ट। कलभर रिवोल्ट के बारे में बात की गई है। इट वाज ए पीसेंट रिवोल्ट अगेंस्ट द लैंडेड ब्राह्मण्स। जो आपके लैंडेड ब्राह्मण के खिलाफ क्या है, जो किसानों ने क्या रिवोल्ट किया था, क्या वही उसको कलभर बोलते हैं। कलभर्स वर पैटर्न्स ऑफ द बुद्धिज्म। क्या इन्होंने बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया था, पैटर्नाइज का काम किया था। द रिवोल्ट वाज पुट डाउन बाय द ज्वाइंट एफर्ट्स ऑफ चोला, चेरा एंड पांड्याज। तो रिवोल्ट क्या इन द्वारा सप्रेस किया गया था, चोला, चेरा, पांड्याज दे। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। कलभर वर ए हिली ट्राइब मोस्टली पीसेंट इन द तमिल रीजन ऑफ द साउथ इंडिया। मतलब हिली ट्राइब में जो कलभर है, साउथ इंडिया में जो तमिल इंडियन थे उनके बारे में बात की गई है। हिलों में जो ट्राइब रहते थे। कलभर रिवोल्ट स्टार्टेड इन दी 250 AD एंड लास्टेड इन दी 690 AD। मतलब इतने साल ये चल गया, 250 से लगभग 700 के बीच में रहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कलभरज केम टुगेदर इन ए लार्ज नंबर रिवोल्ट अगेंस्ट द चोला, पांड्या, चेरा, पल्लवाज। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। कलभर रिवोल्ट वाज द पावरफुल पीसेंट्री प्रोटेस्ट डायरेक्टेड अगेंस्ट द लैंडेड ब्राह्मण्स। जो लैंडेड ब्राह्मण हैं उनके अगेंस्ट था। सेकेंड है द कलभर वर ऑफ द बुद्धिस्ट परसुएशन एज दे पैटर्नाइज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो बुद्धिस्ट परसुएशन के थे, उन्होंने बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया था। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 6th सेंचुरी, 6वीं शताब्दी के लास्ट क्वार्टर के तक, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ए कलभर हैड इम्प्रिजन्ड द चोला, पांड्या, चेरा किंग्स विच अंडरलाइज हाउ फॉर्मिडेबल देयर रिवोल्ट वाज। मतलब उनका जो फॉर्मिडेबल होता घातक, तो उनका जो रिवोल्ट था कितना घातक था। उन्होंने पांड्या, चेरा, चोलाज को 6 जो शताब्दी के अंदर, जो 6वीं शताब्दी के लास्ट के क्वार्टर में कंट्रोल कर लिया था, जेल में डाल दिया था। एंड द कलभर रिवोल्ट वाज वाइड स्प्रेड एंड इट वाज क्वेल्ड ओनली थ्रू द ज्वाइंट एफर्ट्स ऑफ द पांड्या, पल्ला एंड चेरवा चालुक्य ऑफ द बदामी। मतलब पांडे, पाल्याज एंड चालुक्य ऑफ बदामी ने सप्रेस किया था, क्वेल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस वैली साइट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। इंडस वैली साइट्स के बारे में बात की है। लोथल वाज नोन फॉर द डॉक यार्ड एंड डबल ब्यूरल। मतलब 2 गुना, ब्यूरल मतलब शमशान घाट लगा लो, तो उनके लिए है क्या, लोथल माना जाता है, डॉक यार्ड। और इसके लिए आम्बरी वाज नोन फॉर द एक्चुअल रिमेन्स ऑफ द राइनोसोरस दैट वाज यूज टू सील बाय इंडस वैली पीपल। मतलब एज ए सील यूज किए जाते थे। राइनोसोरस के सींग हैं जो गैंडे के। बोन्स ऑफ द हॉर्सेज वर फाउंड इन द बनवली एंड द कोफिन बरियल वाज फाउंड एट मोहनजोदारो। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पाई थी एक्सकेवेशन में, हमारे संस्कृति के बारे में पता गया। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, बी फर्स्ट करेक्ट है, सी सेकंड थर्ड फोर्थ करेक्ट है, डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसका आंसर ए है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द सिटी ऑफ द लोथल इन प्रेजेंट डे ऑफ गुजरात बोलते हैं वाज नोन फॉर द डॉक यार्ड, डबल ब्यूरल, राइस हस्क, फायर एल्टर्स, पेंटेड जार, मॉडर्न डे चेस एंड टेराकोटा फिगर ऑफ द शिप, इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग 40, 90 एंड 180 डिग्री एंगल। तो इंस्ट्रूमेंट भी जो एंगल मापने के लिए थे, जार थे, चेस था, डॉक यार्ड था, तो गुजरात में ही पाए गए थे। जो राइस हस्क भी पाया गया था, फायर एल्टर्स जो फायर कुंड होते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आमरी इज़ लोकेटेड क्लोज टू द वेस्ट बैंक ऑफ द इंडस रिवर्स। इंडस रिवर्स के वेस्ट में पाया गया था। एंड इन द सिंध प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान। आमरी वाज आल्सो नोन फॉर द एक्चुअल रिमेन्स ऑफ द राइनोसोरस दैट वर यूज टू सील बाय इंडस वैली पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, बोन्स ऑफ द हॉर्सेज वर फाउंड एट सरकोदाडा इन द कच्छ एरिया ऑफ द गुजरात। मतलब जो हॉर्स की बोन्स हड्डियाँ पाई जाती हैं उनको कच्छ एरिया ऑफ द गुजरात पाया, सरकोदाडा बोलते थे, सरकोदाडा। एंड कोफिन बरियल वाज फाउंड इन हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की होती हैं, बट ये चीज़ें तो आपको आर्ट एंड कल्चर में याद रखनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ कहाँ मिली थी।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पॉलिसी ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। ऑफिसर कॉल्ड दीवान ए रियासत वर अपॉइंटेड इन द ऑफिस इज कॉल्ड सर सहाना ए मंडी टू द स्टैंडर्डाइज द मार्केट। मतलब ऑफिसर का नाम है दीवान ए रियासत और जगह का नाम है, ऑफिस का नाम सहाना ए मंडी, जैसे आजकल मंडी रहती है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सेंट्रल टू पे हिज सोल्जर्स। खलजी के बारे में है कि कैश में उसने अपने सिपाहियों को पैसे दिए थे। ही अबोलिश बोथ चारी एंड घरी टैक्सेज। चारी ये होता है और घरी टैक्स ये इन्होंने क्या चालू कर दिए थे, क्या ये अब ख़त्म कर दिए थे क्या? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप कौन सा मार्क कीजिए, अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकेंड ओनली, बी है थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। ऑफिसर कॉल्ड दीवान रियासत वर अपॉइंटेड बाय द ऑफिसर कॉल्ड ऑफिस, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि दीवान रियासत ऑफिसर को बोलते थे, ऑफिस को बोलते थे सहाना मंडी। एंड स्टैंडर्डाइज द मार्केट, मर्चेंट्स हैड टू रजिस्टर देमसेल्व्स इन द सहाना मंडी बिफोर सेलिंग देयर गुड्स एंड द फिक्स रेट। वही जैसे आजकल मंडी में आपको आपको आरती आपको रजिस्टर करना पड़ता है, फिर आप चीज़ों को वहाँ से खरीद बेच सकते हैं। वैसे ही सहाना मंडी जगह का नाम था, ऑफिसर रियासत ऑफिसर का नाम था। ही रिलाइज लैंड रिवेन्यू इन कैश विच रिलाइज हिम टू पे हिज सोल्जर इन कैश। फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सेंट्रल सोल्जर इन कैश, मतलब खलजी ने ही पहले कैश में दिया था सबसे पहले। कैटल, जैसे कैटल टैक्स चारी, तो आप याद रखते हैं चरते हैं ना, पशु चरते हैं तो उनको कैटल टैक्स बोलते हैं, इसे चारी याद रहेगा और नहीं तो इनमें कन्फ्यूजन रहता रहेगा। और हाउस टैक्स घरी, तो घर से घरी बन गया तो घर से घरी टैक्स। वर लिवाइड बाय द अलाउद्दीन खलजी। ही हैड अर्लियर एबोलिश जाकत ऑन द कैटल वेल्थ। पहले जाकत को इसने, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे जातक हम किसी बच्चे को बोलते हैं, वैसे ही उसको थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा, जाकत बोल सकते हैं, उसको इसने ख़त्म कर दिया था। ऐसे ही छोटी मोटी ट्रिकों से आप लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रख सकते हैं। 49 क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट का क्वेश्चन है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज एस्टैब्लिश अंडर द एजिज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। क्या यूनाइटेड नेशन के छत्र छाया में पला फूला है। एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर ऑफ द PCA। PCA सेटल्स डिस्प्यूट बिकम्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स एंड प्राइवेट पार्टी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है थर्ड ओनली। तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन डी है। जैसे रिसेंटली आपका ये वोडाफोन के बारे में केस आया था, या आपके एक कंपनी और थी उसके बारे में आप कमेंट में बताइए कि क्या नाम था उसका। तो रिसेंटली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हैड रूल्ड अगेंस्ट इंडिया रेट्रोस्पेक्टिव इम्पोजिशन ऑफ द वोडाफोन ग्रुप। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव पीछे जाके हमने टैक्स लगाया वोडाफोन ग्रुप पे, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने उसको खारिज कर दिया। इज नॉट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये यूएनओ को पार्ट नहीं है PCA, इट प्रीडेट्स द UN। मतलब ये प्रीडेटर होता है जो उसको ऊपर रहता है, मतलब ये UN से ऊपर है। इट वाज एस्टैब्लिश बाय द कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट। जो इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं उनको शांति से निपटारा करने के लिए कंक्लूडेड एट द हेग 1899 में ये बना गया था, और इसलिए इसको प्रीडेटर ऑफ द UN बोला गया। उससे पहले बनाया गया था। द कन्वेंशन रिवाइज इन द सेकेंड हेग पीस कॉन्फ्रेंस इन 1907 1907 में। तब बंगाल विभाजन हुआ था, आप इससे ट्रिक से याद रख सकते हैं। 1905 में हुआ था, उसके आसपास की बात है। द इफ़ एनी नेशन वांट टू बिकम मेंबर्स ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दे हैव टू साइन द रेटिफाइड कन्वेंशन बिकम द मेंबर। इंडिया इज़ नॉट ए PCO। इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया मेंबर है PCA का। इंडिया इज मेंबर ऑफ PCA। इंडिया रेटिफाइड 1899 कन्वेंशन इन 1950 में हमने रेटिफाई कर दिया था। ये इंडिया मेंबर है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। PCA सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट पार्टीज लाइक टेरिटोरियल और मैरीटाइम डिस्प्यूट, सॉवरेनिटी, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड रीजनल ट्रेड के रिजोल्व करता है प्रॉब्लम को। 50th क्वेश्चन देखते हैं। पेयर्स दिए हुए हैं, जैसे आर्किटेक्चरल स्टाइल दिए हुए हैं और एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे इंडो गोथिक स्टाइल्स, क्या सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग इन दी दिल्ली, क्या इंडो गोथिक स्टाइल के। नियो रोमन स्टाइल, गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई एंड विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता। आइबेरियन क्या है, सेक्रेड हार्ट ऑफ द चर्च ऑफ द चांदनगर, चंदानगर के जो चर्च है क्या वो आइबेरियन स्टाइल की है। आइबेरियन स्टाइल पोर्तुगीज से रिलेटेड है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट मैच है।
इसमें इनकरेक्ट पूछा गया तो अपन आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो इसका इनकरेक्ट है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है, मतलब तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। जैसे ब्रिटिश ब्रोट दी विद द टर्म गोथिक, मतलब ब्रिटिश गोथिक टर्म्स के साथ यहाँ पे आ गए, तो उन्होंने क्या है इंडियन स्टाइल के साथ मर्ज कर दिया, तो उसको इंडो गोथिक स्टाइल बोलते हैं, आर्किटेक्चर का, चीज़ें बनाने का। एग्जाम्पल ऑफ इट विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता एंड गेटवे ऑफ मुंबई इन इंडिया, इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये इंडो गोथिक स्टाइल के हैं। और जो सेकेंड है 1911 के बाद ब्रिटिश एडोप्टेड नियो रोमन स्टाइल, द आर्किटेक्चर ऑफ न्यू दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट का जो है नियो गोथिक स्टाइल, नियो रोमन गोथिक स्टाइल वाला तो गेटवे ऑफ इंडिया है, और विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का है। और नियो रोमन स्टाइल है, रोमन स्टाइल जो सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट हाउसिंग, और ये किस के द्वारा किए गए थे, एडविन लुटेंस। और आप चंडीगढ़ भी बता सकते हैं किसने बनाया था, ली कोर्बुजियर ने बनाया था। और ये पार्लियामेंट है अपना, एडविन लुटेंस ने बनाया था। अभी पार्लियामेंट बनाने का क्वेश्चन आता है तभी ये पीछे से जाके क्वेश्चन पूछा गया है। हर्ट बर्ड बेकर वाज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्टाइल। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो पोर्तुगीज को आइबेरियन स्टाइल बोलते हैं। ब्रोट द द आइबेरियन स्टाइल ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज मोस्टली कन्फाइंड टू द अर्स्ट वाइल पोर्तुगीज कॉलोनी। तो सेकर्ड हार्ट चर्च ऑफ द चंदानगर हैज ए फ्रेंच इन्फ्लुएंस। चंदनगर वाज ए फ्रेंच कॉलोनी, मतलब चंदानगर जो है फ्रेंच कॉलोनी थी, ना कि पोर्तुगीज की थी। पोर्तुगीज को आइबेरियन आर्किटेक्चर बोलते हैं। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions and please share my video among your friends. And by such type of practice they can get benefited within the free amount. Okay friends, I will come tomorrow. Bye.